हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज चैप्टर ग्रेविटेशन का हमारा तीसरा लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने आपको डिस्कस किया था फ्री फॉल। क्या था फ्री फॉल? कोई भी बॉडी अर्थ सरफेस पर फॉल करती है बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स को लगाए हुए। तो क्यों फॉल करती है? हमने टर्म यूज किया था ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या था? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। तो फ्री फॉल में कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की तरफ फॉल करता है। और जब ये फॉल कर रहा है तो हमने उस दिन बताया था आपको सेकेंड लेक्चर में कि यहां पर वेलोसिटी क्या होती है? मिनिमम। और अर्थ सरफेस पर टकराने से पहले इसकी वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। इसका मतलब जब फ्री फॉल हो रहा है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, यानी चेंज हो रही है। और आपको मालूम है एक्सेलरेशन क्या है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जा रही है तो वहां एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। केवल बढ़ना ही नहीं, अगर वेलोसिटी घट भी रही है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। और इसको हम लोग रिटार्डेशन कहेंगे, जैसा कि मैं बता चुका हूं। तो इसका मतलब फ्री फॉल में वेलोसिटी चेंज यानी इंक्रीज होने की वजह से एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, राइट? और इस एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोई ऑब्जेक्ट अगर फ्रीली फॉल कर रहा है तो लगातार उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। वेलोसिटी बढ़ने से उस ऑब्जेक्ट के मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, राइट? ये एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। और इसीलिए इस एक्सेलरेशन को हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन produced in freely falling body due to gravity of earth is acceleration due to gravity। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई? ये आपका है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एकदम क्लियर है कि वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। और वेलोसिटी किसकी वजह से इंक्रीज कर रही है? अर्थ की ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी क्या है? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी की वजह से है, इसलिए हम इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद होगा हम लोगों ने कैपिटल जी डिनोट किया था। ये क्या था पिछले लेक्चर में? दिस वाज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। तो कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। और इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू है g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एम के सिस्टम में। ठीक है, और सीजे सिस्टम में कितना होगा? ये हो जाएगा 980
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों एक ही है, सिस्टम, मेजरमेंट का सिस्टम। मीटर में अगर लिखते हैं तो दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई डाउट किसी को नहीं? स्टूडेंट्स एक चीज देखिए, आप मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्लास 11 में। जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। जैसे हमने कहा था कि कैपिटल जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10 टू पावर -11। यस, इसको मैंने कहा था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी ये वैल्यू कहीं पर भी होगी, परमानेंट कांस्टेंट है, इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो क्या इस स्मॉल जी की वैल्यू में चेंजेस होंगे? आप इसको सोचिए, मैं आपको अगले टॉपिक में एक रिलेशन के द्वारा इसको समझाने की कोशिश करूंगा। राइट? क्लियर? तो नाउ स्टूडेंट्स, you pause the video and note the definition of the acceleration due to gravity and its value. Students, अभी मैं क्या बता रहा हूं? नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन स्मॉल जी एंड कैपिटल जी। स्मॉल जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड कैपिटल जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। स्टूडेंट से डायग्राम दिखाई दे रहा है आपको, इसमें ये अर्थ है, राइट? ये रेडियस दिखाया गया है, रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई। कैपिटल आर का मतलब रेडियस, ई जो सफिक्स लगा है वो अर्थ के लिए है। दिस इज एम ई। व्हाट इज दिस? दिस इज द मास ऑफ अर्थ, राइट? एंड दिस इज द अर्थ, एंड दिस इज एन ऑब्जेक्ट which is falling freely towards the earth, and mass of the object is small m. मैंने इसको यहां पे मेंशन किया है, me mass of earth, re radius of earth, and small m the mass of object. Students, you can see that object is very close to earth's surface. Yes, object अर्थ सरफेस के बहुत पास है। मान लीजिए 100 मीटर, 200 मीटर, लेकिन रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर। रेडियस ऑफ अर्थ इज हाउ मच? यू नो वेरी वेल, दिस इज 6400 किलोमीटर, एंड इन 6400 किलोमीटर इफ यू एड 1 किलोमीटर इवन, इट इज वेरी स्मॉल ना। 1 किलोमीटर जो भी डिस्टेंस है बहुत स्मॉल है, तो हम इसको, इस डिस्टेंस को रेडियस ऑफ अर्थ के ही बराबर लेंगे, यानी डिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ। तो अब आप बताइए, इस कंडीशन में इन दोनों ऑब्जेक्ट्स यानी मास स्मॉल एम एंड अर्थ मास एम ई के बीच कितना फोर्स लग रहा होगा? और वो फोर्स क्या होता है? स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि दैट फोर्स इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसका वैल्यू क्या है? G इज इक्वल टू, ऐसे लिखते हैं, फोर्स बिटवीन object and earth. F is equal to, what is it? G M E M upon R E square. This is equation number 1. कोई डाउट नहीं? ठीक, क्या केवल यही एक फोर्स लग रहा है? नहीं, सेकेंड फोर्स, since object is falling टूवर्ड्स द अर्थ, तो इसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा? जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ग्रेविटी क्या होती है? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट। तो अब इसका वेट क्या हो गया? द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा?
फोर्स के बराबर होगा ना, दैट इज एम जी। भाई ये फोर्स क्या होगा? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट एंड दैट इज इक्वल टू इट्स वेट। तो वेट मीन्स फोर्स। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। फिर से देखिए, इस कंडीशन में दो फोर्स लग रहे हैं। वन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड सेकेंड वन इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट इज वेट क्या है? फोर्स mg, राइट। दोनों इक्वेशंस को हम रिलेट करते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा? mg इज इक्वल टू g m अपॉन r e स्क्वायर। ये m कैंसिल हो जाएगा और स्मॉल g इज इक्वल टू g m अपॉन r e स्क्वायर। स्टूडेंट्स कोई डाउट? सिंपल सा डेरिवेशन है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन। क्या? अर्थ मास me, रेडियस re, अर्थ सरफेस के पास में, close to the surface of earth there is an object of mass small m which is falling. In this condition the two forces will act on it. One is the gravitational force between object and earth and second one is the weight of the object, that is F is equal to mg. Since both are equal, F left side in both the equation is same, that is the F. Therefore on equating the right side, that is mg is equal to this will give you g is equal to gme upon re square. Students, this is the relation between small g and capital G. Clear? वीडियो को पॉज करिए, पूरा डेरिवेशन नोट कर लीजिए। Students, now the next topic is calculation of the value of G. I have already written it here. स्टूडेंट्स, आपको ये रिलेशन मैंने अपने पिछले टॉपिक में कराया है। स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, हम इसको आगे बताएं उससे पहले थोड़ा सा एक बात करना चाहते हैं। कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, स्मॉल जी, किस पर डिपेंड कर रही है? इट डिपेंड्स ऑन एम ई एंड आर ई। ये तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ही है, मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है ना? तो क्या स्मॉल जी की वैल्यू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तरीके से यूनिवर्सल कांस्टेंट है या नहीं? मैंने भी लास्ट उस टॉपिक में बताया है इसकी वैल्यू कितनी, 9.8। तो ये किस पे डिपेंड करती है? देखिए इस रिलेशन को आप देखिए, तो ये कहता है कि G इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ, राइट। और दूसरा कहता है G इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर ई स्क्वायर। ये दो चीजें है ना। अब मैं अगर इसको अर्थ ले रहा हूं और ऑब्जेक्ट हमारे यहां पास में था तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहां पे हो, यानी इस रेडियस के साथ h हाइट पे हो, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी? अभी पिछले केस में तो हमने आर ई लिया था क्योंकि ऑब्जेक्ट वेरी क्लोज था, लेकिन अब ये हाइट ज्यादा है इसकी, तो अब आर ई की जगह क्या हो जाएगा? आर ई प्लस एच, यानी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा ना, आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। और क्योंकि डिनोमिनेटर इंक्रीज करेगा तो जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज करेगी। डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, केवल इतना जानिए कि अर्थ की सरफेस से ऊपर जाने पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू डिक्रीज करती है। इसमें सेकेंड और आपने देखा कि G इज प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ अर्थ। मान लीजिए आप यहां पे एक टनल बना करके और यहां आ जाइए, यहां की बजाय यहां पे आ गए, सरफेस की बजाय नीचे आ गए, तो अब G की वैल्यू क्या होगी? अब डिस्टेंस क्या हो गई? आर ई माइनस एच हो गई ना। ये एच डेप्थ है, डेप्थ कम हो गई तो G को बढ़ाना चाहिए, है ना। लेकिन स्टूडेंट्स
आपका मास भी तो अब केवल इतना ही लगेगा, इनर शेल का मास भी कम लगेगा। तो क्योंकि मास कम हो रहा है तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी, ये कम हो रहा है, आर ई माइनस एच हो रहा, तो इसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए। लेकिन स्टूडेंट्स जब हम अर्थ सरफेस के अंदर जाते हैं, बिलो द अर्थ सरफेस, तो क्या होता है, मास के कम होने का इफेक्ट ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू आर ई माइनस एच, यानी डिस्टेंस के कम होने के। और इसलिए क्योंकि मास के कम होने का इफेक्ट ज्यादा है तो मास कम होगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, राइट। तो इसका मतलब ये चीज ध्यान रखिएगा कि जी की वैल्यू परमानेंट कांस्टेंट नहीं है। अर्थ सरफेस से ऊपर जाने पर या बिलो जाने पर, दोनों कंडीशन में जी की वैल्यू डिक्रीज करती है। और फिर आप पूछ सकते हैं क्या अर्थ सरफेस पे डिक्रीज करेगी? हाँ, अर्थ सरफेस पे भी डिक्रीज करती है। आप इसको नोट कर लीजिएगा क्या, मैक्स जी इज मैक्सिमम एट पोल और जी इज मिनिमम एट इक्वेटर। ये पोल्स हैं और ये इक्वेटर है अर्थ का, आपको मालूम है ना। तो जी की वैल्यू पोल पे मैक्सिमम होती है और इक्वेटर्स पे मिनिमम होती है। और इसका कॉज क्या होता है? पहली बात, अर्थ का स्पिन करना। ये जो है पोल पे मैक्सिमम, सरफेस पे भी चेंज होती है। इक्वेटर से पोल की तरफ चलेंगे तो क्योंकि यहां मैक्सिमम है तो इंक्रीज कर रहा है, पोल से इक्वेटर की तरफ जाएंगे तो ये डिक्रीज करेगा क्योंकि इक्वेटर पे मिनिमम होती है। और ये सब क्यों हो रहा है? दो कारण बता रहा हूं आपको, दैट इज वन इज द शेप ऑफ अर्थ और दूसरा रोटेशन ऑफ या स्पिन ऑफ द अर्थ। इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम अब अपने प्रॉपर टॉपिक पे आ रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी। इसको आप नोट कर लीजिएगा बाद में। जी की वैल्यू देखिए, ये रिलेशन आपके पास है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं? कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम माइनस 2, मास ऑफ अर्थ 6 into 10 to the power 24 kg एंड रेडियस ऑफ अर्थ 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। किलोमीटर कितने हैं? 6400। इसको हम ये सारी वैल्यूज इसमें रखते हैं, देयरफॉर जी इज इक्वल टू 6.67 into 10 to the power -11 into ME 6 into 10 to the power 24 upon RE 6.4 into 10 to the power 6 होल स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो दिस विल कम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जी की स्टैंडर्ड वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। जी की वैल्यू में चेंजेस भी आते हैं और वो कैसे हो मैंने वहां पर आपको बता दिया है। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करिए और ये रिलेशन कैसे लिखेंगे? We know that G, the values are on putting values। वीडियो पॉज करिए, पूरा नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स जी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका वेरिएशन भी मैंने यहां समझा दिया था, आपने नोट कर लिया होगा। अब टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इट्स अ वेरी सिंपल टॉपिक। देखिए, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा अर्थ के पैरेलल, तो क्या होगा? इक्वेशंस ऑफ मोशन आपको मालूम है क्या? v इज इक्वल टू u प्लस एटी, S is equal to ut plus half at square and v square is equal to u square plus 2as। अर्थ के पैरेलल। हमने आपसे क्या कहा? जी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं ना, ठीक है। जी की वैल्यू चेंज होती है, ऊपर जाने पर नीचे जाने पर डिक्रीज करती है।
मान लीजिए कि हम इसको अर्थ सरफेस कंसीडर कर लें और अर्थ के पास ही है ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा ऊपर जा रहा, थोड़ा सा नीचे जा रहा, तो इसमें क्या चेंज होगा? इसमें क्या चेंजेस होंगे? जी की वैल्यू में चेंजेस तो कोई नहीं होंगे, लेकिन आपको मालूम है कि अगर ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज करती है, और क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो जी की वैल्यू क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ए नहीं होगा, जो यहां हमने जो मैंने ए लिया है, इट विल नॉट बी ए, इट विल बी व्हाट? It will be acceleration due to gravity, and since object is falling downward, velocity is increasing, तो acceleration will be positive, right? और यही जब हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर थ्रो किया जाएगा तो क्या होगा? It is going against the gravity, and therefore acceleration will be taken negative. तो हमारा जो बात कहते हैं कि motion of the object under the influence ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, तो ये क्या होगा? इसी इक्वेशन को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? दैट विल बी योर, ये लिखता हूं फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u प्लस एट द प्लेस ऑफ a एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। सेकेंड इक्वेशन h, s की जगह क्या हो जाएगा? s तो ये डिस्टेंस होती थी, अब क्योंकि हाइट में जा रहा है तो दिस विल बी h is equal to ut plus half gt square, and third equation v square is equal to u square plus 2gh। बात समझ में आ गई? और जैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन में चीजों को कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा कितने टाइम में, या फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इतनी देर के बाद, अगर एक्सेलरेशन इनिशियल और ये दिया हुआ है, सब कुछ यहां पे वही लगेगा। बस डिफरेंस क्या होगा? इस लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा। कब? जबकि ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाएगा या वो ऊपर से नीचे फॉल कर रहा होगा। स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर ये ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? ऑब्जेक्ट इज फॉलिंग डाउनवर्ड, ठीक है? अब मैं क्या कर रहा हूं कि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, ये देखिए यहां पर, तो इक्वेशन क्या होगा? v इज इक्वल टू u माइनस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी माइनस जी टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये किस कंडीशन में है? ये कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंका जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट में, इन्फ्लुएंस में, ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट कैसे आ रहा है? ऑब्जेक्ट इज गोइंग अगेंस्ट द, ऑब्जेक्ट इज गोइंग टूवर्ड्स द ग्रेविटी, तो इसलिए यहां पर जी की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव, और यहां क्या होगी? जी की वैल्यू नेगेटिव। स्टूडेंट समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें? नहीं? तो आपने फ्री फॉल देखा, बात समझ में आ गई? फ्री फॉल से क्या निकला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू आपने देखी, कैलकुलेट की, उसका वेरिएशन भी समझा, और उसके बाद मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। स्टूडेंट्स, इसके बाद इस चैप्टर में ग्रेविटेशन में दो टॉपिक बचे हैं, मास और वेट। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, 1 मिनट। इन लीनियर मोशन, ये कॉपी कर लीजिए, और ये कौन सा है? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ये लीनियर मोशन की इक्वेशन है, और इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में अगर डाउनवर्ड फॉल कर रहा है तो प्लस के साथ, अपवर्ड जा रहा है तो माइनस के साथ। इसको पॉज करिए, इसको नोट करिए, इसके बाद हम मास और वेट बताते हैं।
स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एंड दैट इज द मास। मैंने यहां पे लिख रखा है, क्यों लिखा है? क्योंकि ऑलरेडी हम कहीं आपको बता चुके हैं जब इनर्शिया बताया था, राइट? क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इट्स inertia greater the mass, the greater is the inertia। ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उसकी इनर्शिया कम होगी। टेक्निकली मास इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया। लेकिन मास है क्या? हम लोग क्या करते हैं, सामान लेकर के आते हैं, एक बैग में 2 kg पोटैटो रखा हुआ है, 2 kg शुगर रखी हुई है, कुछ भी है, तो उस बैग के अंदर क्या है? 2 kg मास है ना उसका, किसका? पोटैटो का, शुगर का। तो 2 kg क्या है? अमाउंट किसका? पोटैटो का, यानी सब्सटेंस का। तो मान लीजिए हम एक पोटैटो ऐसे ले रहे हैं और इसका मास कितना है? मान लीजिए इट्स मास इज 150 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये मिलके बना हुआ है छोटे छोटे पार्टिकल से, मॉलिक्यूल से। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या कह सकते हैं? अमाउंट substance contained by the object is its mass। ठीक है, ये एक डेफिनेशन है कि मास इज द मेजर ऑफ एनर्जी। इसको हम बाद में डिटेल में आगे देखेंगे क्लास 11 में दूसरे तरीके से। लेकिन वास्तव में व्हाट इज द मास? मास कितना अमाउंट रखा हुआ सब्सटेंस का, ऐसे मत देखिए किसी भी ऑब्जेक्ट से। आप एक बैग से देख लीजिए, एक बैग के अंदर 1 kg कुछ भी रखा हुआ है, छोटे छोटे पीस रखे हैं स्टोन के, तो स्टोन का अमाउंट रखा हुआ ना, तो वही चीज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज इट्स मास। यस, और इसको डिनोट किससे करते हैं? एम। और यूनिट क्या होगा? यूनिट किलोग्राम। ठीक है, मास को एम से डिनोट किया और इसका यूनिट किलोग्राम। ग्राम भी होता है, क्विंटल भी होता है, टन्स भी होता है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं नॉर्मली वी विल डिस्कस ओनली दैट द यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम और ग्राम। ठीक है, ये तो मास है। अब हम जो दूसरा टॉपिक बताने जा रहे हैं दैट इज वेट। क्या है? द फोर्स बाय विच अर्थ attracts any object is its weight। वेट का डेफिनेशन क्या है? द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनी ऑब्जेक्ट इज इट्स वेट। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट अर्थ अट्रैक्ट कर रही है, तो इस पे फोर्स कितना लग रहा होगा? F इज इक्वल टू mg एंड दिस इज व्हाट? वेट। दिस इज द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब दोनों में अंतर क्या हुआ स्टूडेंट्स? मास m से लिख रहे हैं और वेट mg से लिख रहे हैं। तो मास तो कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सेम रहेगा, चाहे आप अर्थ पे रहिए, चाहे मून पे जाइए, चाहे कहीं जाइए। लेकिन वेट किस पे डिपेंड कर रहा है? जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। और अभी हमने पिछले टॉपिक में समझाया था कि ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है।
अर्थ सरफेस से ऊपर जाइए तो डिक्रीज कर रही है, अर्थ सरफेस से नीचे जाइए तो डिक्रीज कर रही है, पोल पे जाइए तो इंक्रीज कर रही है, पोल से वापस लौटिए तो डिक्रीज कर रही है। मून पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? मून पे ग्रेविटी की वैल्यू होती है अर्थ की ग्रेविटी की 1/6। क्या है ये? मून पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? अर्थ पे जो ग्रेविटी होती है 9.8, उसकी 1/6 होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मून पे उस ऑब्जेक्ट का वेट अलग होगा, mg/6 हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली मास इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, वो कहीं पे भी नहीं चेंज होगी, लेकिन वेट हमारा कांस्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करता है जी की वैल्यू पे, और जी की वैल्यू प्लेस टू प्लेस, हाइट, डेप्थ के अकॉर्डिंगली चेंज होती रहती है। यानी वेट हमारा कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। क्लियर? Okay, students, this is all about this chapter, gravitation. Thank you.